नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत को ब्रिक्स प्लस में से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर है यस। ये जो यस है उसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। ये तीनों रीजंस का आज हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं और ये यस जो है उसको जस्टिफाई करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये डायरेक्टली जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है और ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का पार्ट है। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट इस पर चल रहा है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको एंड ऑफ द डिस्कशन शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों, ब्रिक्स में 5 देश हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में एक समिट हुई थी ब्रिक्स की और ये ब्रिक्स जो है ये बन गया ब्रिक्स प्लस। तो 6 नए देश इसमें ऐड हुए: सऊदी, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड यूएई। तो अब टोटल जो है ब्रिक्स प्लस में 11 देश हैं। जब ये ग्रुप ब्रिक्स था तो लंबे समय से इसकी इंपैक्ट जो थी वो लिमिटेड थी, राइट। ब्रिक्स की स्थापना जो है वो कहीं ना कहीं एक गैप को फिलअप करने के लिए हुई थी। G7 में भी ब्रिक्स के देश नहीं आते थे और ना तो जो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, राइट, थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में भी नहीं आते थे। कहीं पर बीच में ये 5 देश आते थे: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इनका मेन काम ये भी था, जब ये ग्रुप की स्थापना हुई तो यही तय किया गया था कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, मिलकर काम करेंगे, जो वेस्टर्न डोमिनेंस है वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए, राइट। एग्रेशन नहीं था उस समय पर मीन्स प्यार मोहब्बत से बहुत ही सॉफ्टली जो है वो ब्रिक्स अपनी एक जगह जो है, या फिर ब्रिक्स मेंबर्स जो हैं वो अपनी एक जगह बनाना चाहते थे। और अभी तक ब्रिक्स ने अपने सारे ऑपरेशंस जो हैं वो हार्मलेसली किए हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी की है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, कंटीजेंसी फंड भी बनाया कि इमरजेंसी के समय पर कोई डिजास्टर आ गया, कोई कहीं पर भूकंप आ गया, ऐसा कुछ हुआ, सुनामी आ गई, तो ऐसे समय पर ये देश जो है वो मिलकर दूसरे गरीब देशों की, खास करके डेवलपिंग देशों की मदद भी करते थे। तो ये सारे अच्छे इंटेंशन से ब्रिक्स जो है उसकी शुरुआत हुई। लेकिन अभी का जो ये ब्रिक्स प्लस है इसका फोकस और ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है। लीडरशिप की बात करें तो ये चाइना सेंट्रिक हो गया है और मोटिवेशन की बात करें तो ये एंटी वेस्ट हो चुका है। और ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत को ये ग्रुप जो है इसको छोड़ देना चाहिए। ये 3 जो रीजंस हैं, 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1 जो है, इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स। चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं। 2004 में ये जो ब्रिक देश है, उस समय पर साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ तो उस समय पर साउथ अफ्रीका जो है उसका भी समय काफ़ी अच्छा चल रहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो 2004 में ये ब्रिक देश जो हैं ये बूम कर रहे थे, काफ़ी अच्छी तरीके से इनका ग्राफ जो है वो बढ़ रहा था, राइट। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया को छोड़कर बाकी के सारे जो देश हैं, राइट, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फेडिंग स्टार्स हैं, राइट। अब वो चमक जो है वो कहीं ना कहीं चली गई है। ब्रिक्स प्लस के कुछ देश हैं जो बहुत ही पैसे वाले देश हैं, वेल्थी हैं, जैसे कि चाइना के पास बहुत अच्छे पैसे हैं, रशिया भी हैं डीप पॉकेट वाला, सऊदी अरेबिया और यूएई भी हैं, राइट। लेकिन सिर्फ आपके पास वेल्थ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा। जापान देख लीजिए, एक समय था जब जापान जो है, मीन्स आज भी जापान के पास पैसे हैं, जापान की पॉपुलेशन कम और इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, राइट, बड़ी है, और बहुत सारे ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनाता है जापान। टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं, पैसे हैं, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक समय जब जापान का था, उस समय पर जापान का वक्त था। लेकिन आज जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जापान जो है वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। तो जो अलग अलग देश है ना, ये डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ अलाइन करना चाहेंगे। यहां पर उनको पोटेंशियल भी मिलेगा और एक लंबे समय तक पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। मैच्योर देश जब हो जाते हैं या फिर मैच्योर इकोनॉमीज जो है तो उसमें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती हैं। तो भले ही इनके पास चाइना, रशिया, यूएई, सऊदी के पास पैसे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रही बात चाइना की, तो एक समय था जब
हर साल चाइना का ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहता था ऑटोमेटिकली, मीन्स ऐसा ही एक बहुत ही अच्छी स्पीड में चाइना ग्रो कर रहा था। लेकिन ये सारे दिन जो हैं ये पास्ट के हो चुके हैं। रशिया की बात करें तो एक लंबे समय से रशिया जो है वो डिक्लाइन पर ही चल रहा है, और ऊपर से ये युद्ध में एंगेज है तो रशिया और नीचे जाएगा। अर्जेंटीना जो है ये फाइनेंशियल कोलैप्स होने की कगार पर ही है, बॉर्डर पर बैठा हुआ देश है ये, राइट। साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और इसके साथ साथ फिस्कल चैलेंजेस भी वहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही है और वहाँ की इकोनॉमी फेस कर रही है। इजिप्ट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से कभी भी सपोर्ट ले सकता है, इसको सपोर्ट की भी आवश्यकता है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है ये दोनों भी बोरोड टाइम पर जी रहे हैं, राइट। जब मिलकर दुनिया के सारे देशों ने या फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्लोबल एफर्ट आया जब क्लाइमेट चेंज को लेकर, तब इनके पास जो हाइड्रोकार्बन है, इनके पास जो ऑयल हैं, इसकी वैल्यू ऑल ऑफ द सडन ड्रॉप हो सकती है। और उसके बाद ये देश जो है अभी तक जो पैसों की कमाई हुई है ऑयल बेचकर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑल ऑफ द सडन कभी भी जा सकती है। उनको भी पता है कि अब इसका वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल आई कैन से कि ब्रिक्स प्लस में जो देश हैं, इकोनॉमीज हैं, इनको आप कह सकते हैं दे आर मोर लाइक हैज बीन्स, यू नो, कि एक वक्त था जब पैसे थे। आज जो है वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें एक ही ऐसा देश है भारत जो रैपिडली ग्रो कर रहा है। बाकी के ग्राफ नीचे आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो फिर ऐसे ग्रुप में बैठने का हमारा कोई मतलब रहता नहीं है जहां पर बाकी के देश जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हों, राइट। नंबर 2 रीजन जो है इट्स मोर अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये जो ग्रुप है ब्रिक्स प्लस, ये एंटी वेस्टर्न होते जा रहा है और ये चाइना सेंट्रिक होते जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये पूरे ग्रुप में अगर आप देखेंगे, राइट, तो चाइना इज द मोस्ट सबसे ताकतवर देश जो है कोई, तो चाइना है ये ब्रिक्स प्लस में। और ये ब्रिक्स का एक, ये चाइना का एक प्रकार का एक पॉलिटिकल नियो ग्रुप बन चुका है, छोटा ग्रुप बन चुका है। ये चाइना ये चाहता है कि इसको हम G7 के सामने खड़ा रखें। भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा से और एक लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज किया है कि बड़े बड़े पावर्स के बीच में अगर राइवलरी चल रही है तो भारत किसी भी एक ग्रुप के साथ बैठेगा नहीं, राइट। भारत सरकार ने ये मेक श्योर किया है कि हम सभी के साथ अच्छे रिलेशंस रखें। जापान के साथ, यूएसए के साथ रिलेशंस है तो इसी के साथ साथ हमारे रशिया के साथ भी रिलेशंस है, उनसे ऑयल भी खरीदते हैं। इसराइल के साथ रिलेशन डेवलप करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजिप्ट और सऊदी के साथ और यूएई के साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे। अभी रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भारत ने बहुत ही एक टाइट ड्रॉप, भले ही डिप्लोमेटिकली हमें बहुत सारा प्रेशर सहना पड़ा, लेकिन हमने अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस की है। तो ऑफ कोर्स हम अगर ऐसे ग्रुप में रहेंगे तो ये G7 के खिलाफ काम कर रहा है तो ये इस ग्रुप में भारत की कोई ऐसी जगह ही नहीं बनती। दूसरी चीज़, अर्जेंटीना और इथियोपिया ये 2 देशों को छोड़ दे तो बाकी के नए जो देश है ना, टोटल 6 देश ऐड हुए, उसमें से 4 जो देश हैं ये तो ऑटोक्रेसीज हैं, इसमें डेमोक्रेसी की जैसी कोई चीज़ नहीं। और भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो भारत को ऐसे ऑथोरिटेरियन तानाशाह वाले एक ग्रुप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। रशिया में भी वही प्रकार की तानाशाही है एंड यू नो इट वेरी वेल चाइना में भी क्या सिचुएशन है। तो ये 2 रीजंस हो गए। अब तीसरा जो रीजन है इट इज अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस। यूएस और G7 इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो फिलहाल अनफिट है, ये पूरी दुनिया मानती है। भारत भी इस बात को मानता है कि पुराना जो G7 था या यूएसए की जो एक पकड़ थी वो आज पकड़ नहीं है। जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, अब इनको राइजिंग पावर की ज़रूरत है, राइट। मल्टीलेटरल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, ये MFI जो है ना, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक इसमें ऐड कर दीजिए, IMF हैं। तो इस प्रकार के जो पहले क्या होता था कि ये सिर्फ वेस्टर्न देशों की ही मदद करते थे, और अगर हम हमारी मदद भी करेंगे तो फिर वेस्टर्न देश जो कहेगा, यूएसए कहेगा कि भाई उनको बता दीजिए कि पॉलिसी में ये चेंजेस करें, नीतियों में ये चेंजेस करें, तो वो सारे चेंजेस हमें करने पड़ते थे। लेकिन अब इन देशों को, ये जो ग्रुप्स हैं MFIs जो हैं, तो उनको ये राइजिंग पावर की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी बूढ़े जो हो चुके हैं उनको इतना भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे यूएसए और उनका पावर्स भी जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे हमने इसको डिस्कस किया। मल्टीलेटरल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक लंबे समय से ये यूएसए के द्वारा ही चलाया जाता था, लेकिन अब वो भी कमज़ोर हो चुका है। और अब अलग अलग देश जो है वो WTO के रूल्स को मीन्स उसको तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके ही अंदर मीन्स बायलैटरली बिजनेस करने लगे हैं कि भाई डायरेक्टली मैं आपसे बिजनेस करूंगा। डायरेक्टली भारत जो है वो अब क्या कर रहा है,
वो ग्रुप्स को नहीं, वो डायरेक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ साइन करने लगा है. सो दिस आर द थिंग्स तो अब ये ग्लोबल गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा चेंज आया है. अब नया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, लेट्स से कि अगर यूएन जो है उसमें चेंजेस करके नया यूएन बने, नया यूएनएससी बने, तो भारत इसमें कभी भी किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ या फिर ऐसा विजन नहीं रहेगा हमारा कि भाई हम मिलकर बाकी के देशों को निकाल कर हम हाई टेबल पर बैठ जाए. नहीं, भारत इसमें एक बैलेंस चाहेगा, राइट. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया जिस प्रकार से पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, भारत एक बिग पिक्चर लेकर सामने चलता है, सामने इन द सेंस आगे बढ़ता है, राइट. वास्तुदैव कुटुंबकम जो है वो आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. दूसरे ब्रिक्स मेंबर्स जो है वो ये चाहेंगे कि यूएस डॉलर का डोमिनेंस जो है वो खत्म हो जाए और उसकी जगह पर चाइनीज करेंसी रेनमिनबी, ये चाइनीज करेंसी जो है रेनमिनबी, वो उसका डोमिनेंस आ जाए. भारत तो ये बिल्कुल नहीं करेगा. और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जिस प्रकार से लोन दी जाती हैं, और हम जानते हैं ना श्रीलंका की क्या हालत हुई, पाकिस्तान की क्या हुई, दूसरे देश भी ये डेट ट्रैप में फंस गए हैं. तो भारत ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा. भारत इस मीन्स चाइना और यूएसए के डोमिनेंस की बात हो तो भारत यूएसए के डोमिनेंस को ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि यूएस का डोमिनेंस जो है वो एक्चुअली उनकी कांग्रेस और थोड़ा तो डेमोक्रेटिक होगा. चाइना का जो है वो टोटली हमारी विचारधारा से अलग रहेगा. भारत ने RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो ग्रुप है ना, उसमें से भी मीन्स भारत उसमें मेंबर बनने वाला था, लेकिन चाइना का डोमिनेंस होने की वजह से भारत ने फिर इसको छोड़ दिया. तो सेम थिंग भारत ब्रिक्स के साथ भी कर सकता है कि इसमें अगर चाइना का डोमिनेंस अब तो बढ़ेगा ही और बढ़ने ही लगा है, तो फिर भारत इसको छोड़ सकता है, राइट. मीन्स अभी जो समिट हुई थी ना, उस समिट में चाइना ने ये भी कहा था कि हम वेस्ट के खिलाफ कोई स्टैंड ले, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई चीज़ जो है वो ब्रिक्स प्लस में नहीं होगी. तो भारत ने इसको रिजेक्ट किया था. सो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों भारत को ब्रिक्स प्लस को छोड़ देना चाहिए. आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज. आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं. दोस्तों जाने से पहले लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि विजय हैं नाम कूपन कोड का. यूज दिस कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ और ऊपर से 30% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन आंसर राइटिंग कोर्स. आंसर राइटिंग जो है दोस्तों ये एक स्किल है, और इस स्किल के बिना मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक भी नहीं किया जा सकता, और जो अच्छा रैंक चाहिए, जो सर्विस हमें चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल सकती. और इस मिशन में आपकी मदद करेगा ये आंसर राइटिंग का कोर्स. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. Purchase it as quickly as possible and don't just purchase it. Purchase के साथ साथ इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी आप स्टार्ट आज से ही कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.